प्रिय छात्रों, जीव विज्ञान में आज हम लोग कर्म विकास एवं अनुकूलन पाठ के अंतर्गत मेरुदंडी प्राणियों के हृदय की संरचना का तुलनात्मक विवरण एवं भ्रूण के विकास का तुलनात्मक विवरण पर चर्चा करेंगे और इस वीडियो के अंत में अवशेषी अंग किसे कहते हैं और उसके कुछ उदाहरण इस पर भी आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। तो हृदय की संरचना का तुलनात्मक विवरण, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर हम लोग मेरुदंडी प्राणियों के जैसे मछली, उभयचर, सरीसृप, पक्षी, स्तनपायी, इन सब प्राणियों के हृदय की अगर आंतरिक संरचना का अगर हम देखें तो उनसे पता चलता है कि इनके हृदय की जो मूल रचना का जो आधार है वो एक ही है। धीरे धीरे कर्म विकास से इन रचनाओं में जटिलता आती गई है। जैसे जैसे हृदय का विकास होते गया है वैसे वैसे हृदय की रचना में और बनावट में जटिलता आती गई है। तो इसको चित्र के माध्यम से मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो ये विभिन्न प्राणियों के हृदय का चित्र है। तो सबसे जो पहला चित्र है वह एक मछली के हृदय का चित्र है। तो इस मछली के हृदय में हम लोग देख रहे हैं इसका बनावट में कि मछली के हृदय में दो कक्ष हैं, एक अलिंद और एक निलय। और तो एक अलिंद और एक निलय मछली के हृदय में है और इस हृदय से हमेशा अशुद्ध रक्त बहता है, क्योंकि इसमें शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त अलग करने का इस हृदय में व्यवस्था नहीं है। इसलिए मछली के हृदय को वेनस हार्ट भी कहा जाता है। तो चूंकि मछली का ये हार्ट बहुत ही सिंपल है और दूसरे प्राणी का अगर हार्ट हम का अगर स्ट्रक्चर देखें तो ये है उभयचर प्राणी का हृदय। उभयचर प्राणी का उत्पत्ति जो हुआ है ये जल से रहने वाले प्राणियों से हुआ है, यानी जल में जो प्राणी थे तो उनका हृदय मछली जैसा था। जब ये लोग स्थल पर आ गए तो इनका हृदय की रचना में परिवर्तन आ गया। तो ये जो हृदय की जो रचना है ये उभयचर प्राणी के हृदय की रचना है। जैसे मेढक, तो मेढक का हृदय की रचना में हम क्या देख रहे हैं, इसके हृदय में कुल 3 कक्ष हैं, 2 अलिंद और 1 निलय। और इसके हृदय में शुद्ध और अशुद्ध रक्त को अलग करने का कोई व्यवस्था नहीं है। इसके हृदय में ये जो बायां अलिंद है, इस बायां अलिंद में अशुद्ध रक्त इसमें जमा होता है और ये आ जाता है निलय में। फिर ये निलय से अशुद्ध रक्त चला जाता है फेफड़ों में उसको साफ़ करने के लिए, और फेफड़ों से शुद्ध रक्त आता है इस बायां अलिंद में, और इस बाएं अलिंद में शुद्ध रक्त आता है, फिर ये आ जाता है निलय में। तो क्या देख रहे हैं कि इसका जो निलय के जो रचना है, इस निलय में अशुद्ध रक्त और शुद्ध रक्त दोनों ही मिक्स हो जा रहा है, और यही मिक्स रक्त मतलब पूरे से बॉडी में उसका सर्कुलेशन हो रहा है। तो ये था उभयचर प्राणियों का हृदय। और इन उभयचर प्राणियों का जब और विकास हुआ, इन्हीं से ही सरीसृप प्राणियों की विकास हुआ। तो सरीसृप प्राणी जैसे छिपकली है, तो इसके हृदय की रचना में क्या देखते हैं कि इसके हृदय की रचना में देखते हैं हम कि इसमें कितने हृदय है कुल, इसमें 3.5 कक्ष हो गया। कैसे 3.5 कक्ष हुआ, तो 2 अलिंद और निलय में जो क्या है इसका पार्टीशन हो गया है। ये पूरा जो निलय था यहाँ पर इस हृदय में, और यहाँ हृदय में क्या पार्टीशन हो गया, मतलब यहाँ पर पूरा, लेकिन ये यहाँ पर निलय का जो पार्टीशन है पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, इनकम्प्लीट पार्टीशन हुआ। इसलिए 1, 2 और तीसरे कक्षा का चूँकि पार्टीशन हो गया तो हम इसको 1.5 मान ले रहे हैं हम। तो इस तरह सरीसृप प्राणियों का जो हृदय होता है उसमें हम कहते हैं 3.5 कक्ष होता है, मतलब 2 अलिंद और यहाँ पर जो निलय का यहाँ पर पार्टीशन हो गया तो इसको हम 1.5 मान ले रहे हैं, क्योंकि एक निलय था इसका हाफ हो गया है। तो इस तरह से तो इसमें पार्टीशन शुरू हो गया सरीसृप में, मतलब हृदय का ये विकास हुआ यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, तो यहाँ पर
भी क्या होता है कि रक्त जो पूरे बॉडी में प्रवाहित होता है वो जो होता है आंशिक मिक्स्ड ब्लड फ्लो होता है। इसमें आंशिक क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर जो निलय के अंदर जो रक्त का जो मिक्सचर है वो पूरा कंप्लीट नहीं होता है। जिस तरह इस उभयचर प्राणियों के हृदय के निलय में क्या हो रहा है कि पूरा मिक्स हो जा रहा है दोनों, लेकिन यहाँ पर मिक्सिंग जो है देखो यहाँ पर कम हो गया है। शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त का मिक्सिंग होना यहाँ पर कम हो गया क्योंकि बीच में एक दीवार बन गया है। तो इस तरह से यहाँ पर हृदय का विकास हुआ है और इसी से सरीसृप प्राणियों से ही आगे चलकर पक्षी और स्तनपायी प्राणियों का विकास हुआ है। तो अभी अगर हम स्तनपायी प्राणी का अगर हम हृदय देखें तो ये जो हृदय का चित्र है ये पक्षी का और जितने स्तनपायी प्राणी है सभी का हृदय इस तरह होता है। इसमें हम क्या देखते हैं कि इसके हृदय में कुल 4 कक्ष है। मतलब यहाँ पर निलय का जो पार्टीशन है पूरा कंप्लीट हो गया है। मतलब निलय पूरी तरह 2 भागों में बट गया है। मतलब निलय दायां निलय और बायां निलय 2 निलय में बट गया है। और चूंकि इस तरह 2 अलिंद है, दायां अलिंद और बायां अलिंद, और उसी तरह निलय भी 2 हो गया है, दायां निलय बायां निलय। इस तरह पक्षी और स्तनपायी प्राणियों के हृदय में कुल 4 कक्ष होते हैं। तो एक तरफ से इनके 4 कक्ष का होना एक तरफ से क्रम विकास को प्रमाणित करता है। यानी पहले के जीवों का ही हृदय का विकास होते होते उनके बनावट में परिवर्तन होते होते इनमें आकर ये पूरा यहाँ पर विकसित हृदय बन गया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि रक्त का कैसे यहाँ पर ये होता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर शुद्ध और अशुद्ध रक्त जो है पूरी तरह से अलग अलग रहता है। यहाँ पर शुद्ध और अशुद्ध रक्त का कोई मिक्सिंग नहीं होता यहाँ पर, क्योंकि दोनों अलग अलग चैम्बर हो गया। यहाँ एक बार देख लेते हैं, जैसे ये जो दायां अलिंद है इसमें पूरे शरीर का अशुद्ध रक्त आता है और पूरे शरीर का अशुद्ध रक्त कहाँ पर आता है? यहाँ से आने के बाद ये दायां निलय में आ जाता है और दायां निलय से ये पंप होकर दोनों फेफड़ों से फिर वो रक्त शुद्ध होकर के बाएं अलिंद में आता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि हृदय जो हमारा रक्त को पंप करता है पूरे शरीर में वो पूरी तरह शुद्ध रक्त होता है, यानी ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है। क्योंकि वो शुद्ध रक्त अशुद्ध रक्त के साथ मिक्सिंग नहीं होता है, क्योंकि इसका निलय का जो पूरा जो पार्टीशन बन गया है, अतः निलय पूरा तरह एकदम 2 कक्षों में विभाजित हो गया है। तो इस तरह विभिन्न प्राणियों का हृदय की संरचना यह प्रमाणित करता है कि माने 2 कक्षों वाली हृदय से 4 कक्षों वाली हृदय की रचना का निर्माण हुआ है। और इस तरह हृदय का धीरे धीरे इनकी रचना में विकास होना यह प्रमाणित करता है कि इस धरती पर क्रम विकास हुआ। तो ये था हृदय की संरचना का तुलनात्मक विवरण जो यह सिद्ध करता है कि क्रम विकास हुआ है। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। अगला जो टॉपिक है हम लोग का भ्रूण के विकास का तुलनात्मक विवरण। तो इस टॉपिक पर चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे जान लेते हैं कि ये भ्रूण क्या चीज़ है। जैसा कि हम जानते हैं कि सभी जीवों का जीवन जो होता है एक कोशिकीय जाइगोट से शुरू होता है। उस एक कोशिका का विभाजन के द्वारा उसमें भ्रूण का निर्माण होता है। तो अगर हम विभिन्न प्राणियों के अगर भ्रूण को अगर हम अध्ययन करें तो क्या देखा जाता है कि उनमें कुछ समानता हमको देखने को मिलती है। जैसे अगर हम उदाहरण के रूप में ले लें मछली का भ्रूण, उभयचर प्राणी का भ्रूण, सरीसृप यानी रेंगने वाले प्राणियों का भ्रूण, पक्षी और मनुष्य का भ्रूण, अगर इनका भ्रूण को अगर हम अध्ययन करें यानी उसका मतलब एक कोशिकीय जाइगोट के बाद से जो विकास की जो अवस्था है उसको अगर हम देखें तो हमको देखने को मिलता है पहला लक्षण कि सभी का भ्रूण का विकास जो होता है एक कोशिकीय जाइगोट से शुरू होता है। और शुरुआत का जो उनका जो भ्रूण होता है तो शुरुआत के भ्रूण का इन सभी जंतुओं के शुरुआती का जो भ्रूण होता है उस भ्रूण में ये 3 रचनाएं सभी में देखने को मिलती है। जो पहला जो उसका जो रचना है वो है फेरेंजियल गिल स्लिट्स, जिसका हिंदी नाम है ग्रसनी गलफड़ दरार। तो ग्रसनी गलफड़ दरार ये सभी इन सजीवों के भ्रूण में देखने को मिलती है।
वहाँ अंतर कर पाना बहुत मुश्किल होता है कि कौन मछली का भ्रूण है, कौन उभयचर का है, कौन सरीसृप का है, कौन पक्षी का है, कौन मनुष्य का है। मतलब उस अवस्था में, उस स्टेज में सभी एक ही जैसा है, मतलब ये सभी में है। और क्या देखने को मिलता है, सभी का भ्रूण पूंछ जैसी रचना उनमें देखने को मिलती है, और साथ में उस भ्रूण के अंदर मायोटोम पेशी देखने को मिलती है। यानी ये तीन चीज़, ग्रसनी गलफड़ दरार जो ऊपर की तरफ होता है, नीचे की तरफ एक पूंछ जैसी रचना, और उसके उस भ्रूण के अंदर मायोटोम पेशी। तो ये तीन जो रचना है ये सभी सजीवों के भ्रूण में देखने को मिलती है, चाहे वो मछली का हो, चाहे टोंट का हो, चाहे गिरगिट का हो, चाहे छिपकली का हो, चाहे पक्षी का हो, चाहे मनुष्य का हो। सभी में ये तीनों रचनाएं देखने को मिलती है जब ये भ्रूण अवस्था में होते हैं। तो ये सिद्ध करते हैं कि जो क्रम विकास हुआ है, यानी कोई एक ही कॉमन प्रकार के सजीवों से ही अन्य विभिन्न प्रकार के सजीवों की उत्पत्ति हुई है, इसलिए उनका शुरुआती का जो लक्षण है उनके भ्रूण का, इसलिए उनका मिलता जुलता लक्षण है। तो ये घटना क्रम विकास को सिद्ध करता है। और आज के जैसा मैं अंत में बताया था कि अवशेषी अंग के बारे में आज चर्चा करेंगे, तो अब जान लेते हैं अवशेषी अंग क्या है या किसे कहते हैं। तो हमारे शरीर के अंदर कुछ ऐसे भी अंग हैं जो अविकसित है, निष्क्रिय है और कार्यहीन है। मतलब उन अंगों का हमारे शरीर में कोई कार्य नहीं है, चाहे अन्य रीढ़धारियों के शरीर में भी वो अंग है, उनमें कोई कार्य नहीं है। तो ऐसे अंगों को अवशेषी अंग कहते हैं। और ये अवशेषी अंग यह सिद्ध करते हैं कि हमारे पूर्वजों में ये अंग बहुत ही विकसित और क्रियाशील थे, लेकिन बाद में चूँकि इन अंगों का काम यानी ज़रूरत नहीं पड़ा, इसलिए उन अंगों का उपयोग नहीं हुआ, इसलिए वे अंग धीरे धीरे आगे चलकर धीरे धीरे निष्क्रिय और लुप्त हो गए। लेकिन उनका अवशेष अभी भी हमारे शरीर में मिलता जुलता है। तो ये अवशेषी अंग ये सिद्ध करते हैं कि क्रम विकास हुआ है, यानी हमारे पूर्वजों में थे, लेकिन उनका कोई कार्य बाद में उनका जरूरत शरीर का अंग को नहीं पड़ा, तो उनका विकास नहीं हुआ और वे निष्क्रिय अंग के रूप में आज हमारे शरीर में मौजूद है। इसका कुछ उदाहरण जैसे मैं दे रहा हूँ, जैसे हमारे शरीर के अंदर अपेंडिक्स क्या है? अपेंडिक्स एक ट्यूब जैसी रचना है। वो हमारे बड़ी आंत और छोटी आंत जहाँ पर मिलती है, तो वहाँ बड़ी आंत से एक निकला हुआ छोटा ट्यूब जैसी रचना है, जिसको अपेंडिक्स कहा जाता है। दूसरा है कॉक्सिकस। ये क्या है कि हम लोग का जो रीढ़ का हड्डी है, रीढ़ का हड्डी का जो हम लोग का नीचे का जो अंतिम जो छोर है, उस छोर से जो अन्य जो रीढ़धारी जंतु है जहाँ से पूंछ निकलता है, तो उस पूंछ वाले जो हड्डी है, वो हड्डी हमारे शरीर के अंदर मौजूद है। लेकिन अन्य जंतुओं में वो हड्डी है, लेकिन वहाँ से पूंछ निकला हुआ है, लेकिन हम लोग में पूंछ निकला हुआ नहीं है। तो ये सिद्ध करता है कि हमारे पूर्वजों में पूंछ थे, तो वहाँ से पूंछ निकला हुआ था और हमें पूंछ की ज़रूरत नहीं पड़ी, हम हाथ पर से काम करने लगे, तो वे हमारे निष्क्रिय हो गए। इसलिए ये हड्डी है, लेकिन अभी भी मौजूद है। और क्या है? निमेषक झिल्ली। निमेषक झिल्ली क्या है कि हमारा जो आँख है, हमारा आँख के जो कोना है सामने की तरफ, उस कोने पर एक मांस का छोटा सा पिंड जैसी रचना दिखाई पड़ती है, उसको निमेषक झिल्ली कहते हैं, यानी निकटेटिंग उसको मेम्ब्रेन कहा जाता है। और ये झिल्ली यह सिद्ध करता है कि हमारे जो पूर्वज थे उनका आँख एक पर्दा से ढका हुआ था, लेकिन बाद में पर्दा को ज़रूरत नहीं पड़ा। हमारी कान की पेशियाँ, हमारी कान की जो पेशियाँ है वो भी है अवशेषी अंग है। क्यों? क्योंकि हमारी कान की पेशियाँ हमारे काम नहीं करती, क्योंकि हमको काम हिलाने के लिए हमको ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अन्य जंतुओं में ये पेशियाँ क्रियाशील है, उनके ये अवशेषी अंग नहीं है। जैसे गाय है, बकरी है, भेड़ है, ये सब अपने कान को हिला सकते हैं, तो मतलब उनमें ये अंग क्रियाशील है, लेकिन हमारे में क्रियाशील नहीं है। लेकिन ये पेशी हमारे कान में मौजूद है। इसी तरह हमारे त्वचा के बाल, विजडम टीथ, तो ये सभी हमारे शरीर के कुछ अवशेषी अंग हैं। आशा करता हूँ आज का टॉपिक
समझ में आया होगा। तो आज बस इतना ही, धन्यवाद।